गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी और केस स्टडीज की इस क्लासेस की सीरीज में सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द केस स्टडीज फॉर द ईयर 2014। और आज की जो हमारी केस स्टडीज हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और जैसे जैसे 25 से हम प्रीवियस ईयर्स पे पीछे बढ़ते जा रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि केस स्टडीज सिंपल भी होती जा रही है और वी कैन से कि शायद हमारे क्वेश्चंस भी काफी प्रैक्टिस हो गए हैं। तो इस सिंप्लिसिटी के साथ अपना एनालिटिकल अप्रोच रखते हुए हम केस स्टडीज को करेंगे। तरीका वही रहने वाला है, शायद एक दो क्लास में मैंने रिपीट नहीं किया है, बट whosoever जो भी ये सीरीज देख रहा है 2025 से स्टार्ट करें 1 सेकेंड, आप हर एक केस को पहले वीडियो में को पॉज करेंगे, खुद केस को पढ़ेंगे और केस को जैसे पढ़ते हुए मैंने बताया है जो जो भी चीजें अभी तक होती आ रही है उस तरीके से केस को पढ़ेंगे, अपने खुद के फैक्ट्स अपनी खुद की चीजें निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उन केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। तो अब इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की पहली केस स्टडीज। तो 2014 की हमारी जो फर्स्ट केस स्टडी है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। देखिए, पहले ये बात समझने की जरूरत है कि जब एक जो बहुत ही डिबेटेबल और कहते हैं ना बहुत ही कंफ्लिक्टिंग टॉपिक जो वर्ल्ड ओवर हमेशा रहता है कि डेवलपमेंट किया जाए या एनवायरमेंट को देखा जाए, चीजें दोनों जरूरी हैं। तो दोनों का ही ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है और दोनों के को साथ में लेके चलना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसी से ही हमारे इस मुद्दे से कि पर्यावरण की तरफ देखें तो शायद विकास ना करा जाए और डेवलपमेंट की तरफ देखें तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़े। तो क्या किया जा सकता है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बने। इस पूरी उलझन और इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से हमारी आज की पहली केस स्टडी निकलती है। तो चलिए बात करते हैं अब हमारी पहली केस स्टडी की। Nowadays, there is an increasing thrust on economic development all around the globe. Okay, so लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, but economic development happen at the cost of environmental degradation. So we have on one hand the economic ethics and on the other hand we have the environmental ethics, right? What does the economic ethics says and what does the environment ethics says? ये अभी आपके दिमाग में बहुत आराम से चीज आ जानी चाहिए। हम लोग कई बार इस तरीके के क्वेश्चन से डील कर चुके हैं। सो लेट्स फर्स्ट रीड द केस स्टडी और उसके बाद फिर ये चीजें निकालते हैं। सो nowadays there is an increasing thrust on economic development all around the globe and it happen at the cost of environmental degradation. Okay, now it is neither feasible to stop or curtail the development process. ना तो डेवलपमेंट को रोका जा सकता है और ना ही इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया जा सकता है। सो इट इज नॉट फीजिएबल, ओके, एज इट विल थ्रेटन आवर सर्वाइवल. So we need to discuss some strategy which could be adopted to eliminate the conflict and which could lead to sustainable development. Okay, so sustainable development which makes balance between both environmental and economic ethics. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमारी आज की जो जनरेशन है उसके नीड्स को इस तरीके से पूरा किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनके रिसोर्सेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। ट्रू डेवलपमेंट किसने दिया था? ब्रंटलैंड कमीशन। तो इफ आपने अगर पहले की क्लासेस देखी हैं, मैंने ब्रुटलैंड कमीशन का आपको कोट बताया हुआ है and I would like to have that quote back into the comment section. आप में से कोई भी बताए कि क्या कहा है ट्रू डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं व्हाट कुड बी द फिजिबल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले समझिए द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट एथिक्स। व्हाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेज? डेवलपमेंट इकोनॉमिक एथिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब ब्रीफली और बहुत ब्रॉडली देखी जाए तो इट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट और इट एक्चुअली कैलकुलेट द डेवलपमेंट और चेक द डेवलपमेंट इन द सेंस कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वन, प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज हो रहा है, और ये सबको कैलकुलेट किया जाता है कि आपका
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। वहीं अगर इन्वायरमेंट एथिक्स देखें तो इसमें ब्रीफली क्या चीजें आती हैं, द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, ऑल्सो द रिवर, द वाटर बॉडीज, वट उनका कंजर्वेशन करना। सेकेंड, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज द डेवलपमेंट इन विच, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है दैट देयर शुड बी इंटरजनरेशनल इक्विटी इन टर्म्स ऑफ द यूज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आज की जनरेशन का डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स पर उसका कोई भी फर्क ना पड़े। ओके, सो वी हैव ऑन वन हैंड इकोनॉमिक एथिक्स और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट एथिक्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ what can be the feasible strategy? Before discussing the feasible strategy, we should be knowing that कि क्या क्या हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं जो स्टेटमेंट में या इस पूरी कंडीशन में, इस केस स्टडी में हमारे पास इन्वॉल्व हैं। What do you think? Who are the stakeholders? Who are the stakeholders here? देखते हैं। I hope आप लोगों ने ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, पता चल गए होंगे। एक सेकेंड, ओके चल ठीक है। तो हमारी एथिक्स की फर्स्ट केस स्टडी, एक तरफ तो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। दोनों के फैक्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए कि हमारे पास हमसे पूछा गया है कि क्या फिजिबल स्ट्रैटेजी होगी। फिजिबल स्ट्रैटेजी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे। सो एक स्टेक होल्डर है हमारी गवर्नमेंट, और वी कैन से द गवर्नेंस। दूसरा स्टेक होल्डर है द इंडस्ट्रीज, ठीक, द इंडस्ट्रीज। थर्ड स्टेक होल्डर्स आर वी द सिटीजन, और इन context of industry I can say the customers, और कुछ और स्टेक होल्डर्स जैसे कि जिसमें आएंगे हमारे जुडिशरी, मीडिया और एनजीओ। इस वीडियो को पॉज कीजिए, ये सभी स्टेक होल्डर्स मैंने बताए हैं। इन सभी स्टेक होल्डर्स के एंड पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचिए। हमें अल्टीमेटली इनमें बैलेंस बनाना है सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स अचीव हो सके। तो विद इन अ नेशन, विद इन अ कंट्री, वैसे तो यहाँ पे आप चाहें तो ग्लोबल बॉडीज की भी बात कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि जैसे ग्लोबल बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशंस ये कई चीजें कर रहा है। जेनेवा कन्वेंशंस होते हैं, वी हैव IUCN, ओके, वी हैव यूनेस्कैप और UNFCCC। पर अभी इस पॉइंट को अभी के लिए छोड़ के अभी इन स्टेक होल्डर्स की विद इन अ कंट्री हम फिजिबल क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये तो जो कर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स का हमसे पूछा गया है तो हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बताएंगे तो हम अपनी कंट्री में क्या करेंगे। वैसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ये सबको इन्वॉल्व कर सकते हो। सो एज अ गवर्नमेंट क्या किया जा सकता है, दो चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की, एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
देखो गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का काम रहता है पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग। आप सभी जानते हो कि जो पॉलिसी मेकिंग है, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू पार्टीज फॉर विच वी नीड टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी। वन इज फॉर द डेवलपमेंट एंड अदर इज फॉर द इन्वायरमेंट। और इन दोनों के लिए हमें, अगर मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग वाला काम हो रहा है या पॉलिसी वाला काम हो रहा है, तो हर एक पॉलिसी, जो पूरा का पूरा पॉलिसी होती है, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। वन, प्लानिंग के लेवल पे कुछ किया जा सकता है। सेकंड, इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे कुछ किया जा सकता है। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है, प्लानिंग और यू कैन से द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। व्हाट इज द पॉलिसी फॉर्मुलेशन मीन? पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है या पॉलिसी प्लान करना क्या होता है? दैट मीन टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ पॉलिसी। किसी भी पॉलिसी की एक रफ ड्राफ्टिंग करना, ब्लूप्रिंट निकालना। और उसके लिए क्या जरूरी होता है? उसके लिए जरूरी होता है दैट वी हैव प्रॉपर रिसर्च, वी हैव प्रॉपर असेसमेंट, वी हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट। सो कोई भी, अगर हम लोग बात करें प्लानिंग की, तो सबसे पहले डेवलपमेंट की पॉलिसी बनानी है के लिए, और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है और इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना है, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगर उसका फॉर्मुलेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो प्लानिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। अब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग माने क्या? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ये है कि आपका जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो टॉप डाउन ना होके, मतलब सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बन रही है और नीचे उसे फॉलो किया जा रहा है। टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच ना होके बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे लोकसभा या सॉरी यहाँ पे ग्राम सभा या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इस तरीके की जो बॉडीज हैं, उनकी तरफ से इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, या कोई भी अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका प्रपोजल यहां भेजा जाना चाहिए, या यहां से ही वो प्रपोजल ओरिजिन होना चाहिए और फिर ये टॉप पे जाना चाहिए। तो प्लानिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड फर्स्ट, ये किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? दूसरी जो चीज करी जा सकती है, अब देखते हैं अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम्स के कंटेक्स्ट में क्या किया जा सकता है और इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में देखें तो एक जो कॉमन चीज करी जा सकती है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और दूसरी करी जा सकती है कि जो भी डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाए, फॉर एग्जाम्पल if a country has to made a policy for certain industries or the chemical industries, so before formulating that policy, उसको बनाने या पास करने से पहले there should be a mandatory environment impact assessment। उस पॉलिसी का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो असेसमेंट जरूरी है। और दूसरा वहीं से ही निकलता हुआ कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या वो मेजर्स सस्टेनेबल हैं, कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए फिजिएबल हैं, या क्या कुछ और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज उसमें यूज करी जा सकती हैं। एक ये चीज देखी जा सकती है, ठीक है। वहीं अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में अगर ऐसी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट या प्लान करिए तो उसमें इंश्योर करना होगा दैट देयर विल बी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ, इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में देखें कि कोई डेवलपमेंट प्लान है तो देयर विल बी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ
environment regulations. Okay, there will be strict enforcement of environment regulations, क्योंकि यहाँ आप एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटरी बता रहे हैं चीजों को. फिजिबल स्ट्रेटेजी कि जो भी इन्वायरमेंट के लिए नॉर्म्स बनाए जाए उनका स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेशन हो, और जो नॉर्म्स बनाए जाए वो प्रॉपर रिसर्च एंड असेसमेंट के बाद पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी जाए और उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की जरूरत है. और क्या किया जा सकता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिनमें कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन शामिल हो. किसकी? इन्वायरमेंट की, वाइल्ड लाइफ की, हमारे रिवर्स, लेक, मतलब जो वाटर बॉडीज है उनकी. ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है. सो एट द लेवल ऑफ गवर्नेंस, एक बार ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ. एट द लेवल ऑफ गवर्नेंस क्या किया जाता है? पॉलिसी बनाई जाती है. पॉलिसीज का क्या होता है? प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन. एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग और फॉर्मुलेशन, तो जो ऐसी पॉलिसीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और वी कैन से दैट कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए ऐसे प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए. और वी कैन से कि जो मल्टी कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जो मल्टी पार्टी अप्रोच है, उसे अपनाना चाहिए. देन क्या हो सकता है फॉर्मुलेशन के लेवल पे कि जो भी डेवलपमेंट के लिए नया प्लान या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, बहुत मैंडेटरी करना चाहिए कि साथ के साथ उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होने के बाद जो जो नॉर्म्स निकलते हैं उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जाए. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को मेजर करना चाहिए कि क्या वो सस्टेनेबल और फिजिबल है, क्या हमारी लैंड वो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट झेल पाएगी, और उसे कम करने के लिए डू वी हैव एनी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, तो वो हमें देखना चाहिए. स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट रेगुलेशंस करनी चाहिए. एंड देन वी आल्सो हैव टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. वहीं अगर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे देखा जाए तो सिंपल है. इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे अगेन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए. क्या किया जा सकता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इन्वायरमेंट को तो सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, वही स्ट्रिक्टली नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करा जाए, प्लस इसको और फिजिबल बनाने के लिए मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड. तो गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट लॉज या नॉर्म्स को यूज करने के लिए और प्लस डेवलपमेंट भी हो, दोनों में बैलेंस बनाने के लिए मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज कर सकती है. अब मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे आप सब लोगों ने सुना होगा. मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आप जो है कार्बन टैक्स, ग्रीन बॉन्ड, या जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कार्बन सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कार्बन क्रेडिट आप लोगों ने सुना है, इनका यूज कर सकते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे इंडस्ट्रीज की भी. वहीं डेवलपमेंट के लिए अगर कोई पॉलिसी शुरू करी गई है तो वहां पे क्या किया जा सकता है, ये इंश्योर किया जा सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाए इंडस्ट्रीज में. जो भी आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया है, फॉर्मुलेट किया है, अब उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो इंप्लीमेंटेशन में ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करा जाए जिनका इन्वायरमेंट फुटप्रिंट या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम से कम. एंड व्हाइल इवेल्युएटिंग द पॉलिसीज आप इंश्योर करें कि ये इनका इवेल्युएशन फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो भी डेटा है वो लोगों के सामने ओपन हो. किसी तरीके की भी उसमें कोई भी मतलब छुपाना या करप्शन करना, ऐसी चीजें इन्वॉल्व ना हो. ऑल्सो अगर आपको ये पता चले कि कोई ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसी है, कोई ऐसी योजना, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसे फेज आउट करने के लिए क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो एट द गवर्नेंस लेवल व्हाट यू नीड टू डू इन ब्रीफ, अगर हम बात करें
कि फॉर्म द डेवलपमेंट पॉलिसीज, फॉर्म द न्यू प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यू विल फॉर्म द पॉलिसी, बट just after the mandatory environment impact assessment, and once that is implemented, then implement it via using the sustainable technologies जिनका environment impact कम हो, और साथ साथ एक रेगुलर चेक्स एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, ताकि स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट इन्वायरमेंट लॉज का, रूल्स का किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई कंपनी है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस के जो भी नॉर्म्स हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री इन्वायरमेंट क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सीपीसीबी और जो एसपीसीबी हैं, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इनको और पावर देनी चाहिए ताकि वो इन पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवा सके। और तीसरा, एट द इवेल्युएशन लेवल, अगर ये इवेल्युएशन फेयर, ट्रांसपेरेंट और ओपन होना चाहिए, और किसी भी पॉलिसी को इवेल्युएट करते हुए, कौन सी पॉलिसी, डेवलपमेंट वाली, पता चलता है कि भाई इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, तो पहले तो अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, और दूसरा उसे फेज आउट करने के लिए एक अलग से मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दैट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा जो चीज करी जा सकती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, सिटीजन्स के साइड से। सिटीजन का इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप लोगों ने, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों ने जापान, इसके अलावा फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इन सभी कंट्रीज में, जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या जापान जैसी कंट्रीज हैं या न्यूजीलैंड है, इनमें एक बात कॉमन देखी होगी कि वहां पे जो सिटीजन है वो क्लीनलीनेस के लिए, वो इन्वायरमेंट को सेफगार्ड के लिए, करने के लिए बहुत प्रोएक्टिवली और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करते हैं। तो इसी तरीके की चीजें इंडिया में भी होने की जरूरत है। सो इंडिया में बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सिटीजन के लेवल पे काम हो, और सबसे पहले तो इसके लिए हो सकता है कि दे शुड अडॉप्ट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल लाइफस्टाइल? एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द होम इटसेल्फ, सो दैट की वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ प्रोएक्टिव लीगलिज्म, प्रोएक्टिव लीगल जो है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड, लीगल प्रोएक्टिव लीगल एक्टिविज्म, यस, प्रोएक्टिव लीगल एक्टिविज्म होना चाहिए। दैट मीन कि अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है या कोई ऐसे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट या प्लान बनाया है जो आपके लोकल एरिया को इस तरीके से हार्म कर रही है कि वो सही नहीं है, उसे किसी भी तरीके से उसकी भरपाई नहीं करी जा सकती, तो लोगों को पीआईएल का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, सही तरीके से उसका विरोध करना चाहिए, आरटीआई का यूज करना चाहिए। सो एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्चुअली स्टेम फ्रॉम द सिटीजन्स, सिटीजन के लेवल से ये चीज निकल के आनी चाहिए। सो फर्स्ट इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं लाइफ मिशन। लाइफ मिशन 2022 से ये चल रहा है, and it promotes a sustainable lifestyle. That mean it promotes a life जहां पे आप मिनिमम चीजों को फेंक रहे हैं, आप रिड्यूस कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, यू रीथिंक अबाउट देम, ओके, एंड यू ट्राई टू रिवाइव देम ऑल्सो। सेकेंड, इसमें क्या आता है, वेस्ट सेग्रीगेशन। अब वेस्ट सेग्रीगेशन का हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड दैट इज इंदौर। यू नो वेरी वेल, अब सब लोगों ने करंट में पढ़ा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इंदौर जो है वो रेगुलरली रैंक 1 बना हुआ है, एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज कि यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है कि घर के लेवल पर ही वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाएगा। यहां से ये चीज शुरू हुई थी, वेस्ट सेग्रीगेशन से। गीला कचरा, सूखा कचरा येलो में डालिए, ग्रीन में डालिए, ब्लू में डालिए। आप लोगों ने ये सुना होगा मेडिकल वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन।
तो बहुत जरूरी है कि सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का हेल्प करे। वेस्ट अगर मैनेज होगा तरीके से तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे जो पोल्यूशन होता है, चाहे वो एयर को हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, वो बहुत हद तक कम होगा। सेकंड, क्लीनर एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। थर्ड, क्या किया जा सकता है कि अपने एरिया में अगर किसी प्रकार की इंक्रोचमेंट करी जा रही है या पेड़ों को काटा जा रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट प्रोएक्टिवली लीगल एक्टिविज्म शो करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, देन PIL, कंप्लेंट्स, RTI, इस तरीके के रास्ते लोगों से प्रोटेस्ट लोगों के थ्रू आना चाहिए कुछ भी अगर गलत हो रहा है, सो दैट कि अगर इन केस ऐसा कुछ दिख रहा है कि गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टू सेफगार्ड द इन्वायरमेंट फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल अगर देखें तो MC मेहता केस, बेसिकली इन्होंने PIL डाली थी गंगा पोल्यूशन के ऊपर और इसी केस के बाद ही गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। एंड ऑल्सो जो हम नमामि गंगे प्रोग्राम और ये सब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गंगा के पोल्यूशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि उन्हें गंगा को कंजर्व करने के लिए, इनफैक्ट नॉट ओनली गंगा, बाकी रिवर को कंजर्व करने के लिए रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना चाहिए। इसी केस में कहा गया था दैट द गवर्नमेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द इन्वायरमेंट और द नेचुरल रिसोर्सेज, it is not the owner, it is the trustee, so it is government's responsibility कि वो ऐसी कोई पॉलिसी, कोई प्लान ना बनाए, इस तरीके की कोई भी डिसीजन ना ले जिससे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचे। थर्ड इज, और क्या किया जा सकता है, थर्ड इज कम्युनिटी कंजर्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट पीसा ग्राम सभा, जो प्रोएक्टिवली ट्राइबल एरिया में एंड DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, कैंपा फंड्स, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, तो प्रोएक्टिवली इन्हें काम करना चाहिए। दैट विल गोइंग टू शो दी सोशल एक्टिविज्म। अपने एरिया को, और फिर दूसरा यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे बिश्नोई कमेटी, बिश्नोई कम्युनिटी बहुत सालों से, अमृता बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा यहाँ पे, अमृता बिश्नोई जी, हमारे PM ने भी पिछले साल उनके बारे में बात करी थी। इनफैक्ट राजस्थान में उसके लिए एक जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अमृता बिश्नोई जी के नाम से अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो बिश्नोई कम्युनिटी की ही तरह आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगनी चाहिए कि आप अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, आपकी एयर, आपका वाटर, सबको क्लीन रखें, देन उसको उसकी रक्षा करें। दूसरा हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है वन पंचायत का, जो उत्तराखंड में है, और उन्होंने इस तरीके के सेफगार्ड्स को यूज किया कि उत्तराखंड में 60% जो फॉरेस्ट फायर है वो बंद हो गई। वन पंचायत उत्तराखंड। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, दोनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। गवर्नमेंट के लेवल पे तो प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए या पॉलिसीज ऐसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट, इवेल्युएशन हर एक स्टेज पे, जिसमें इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका रेगुलर असेसमेंट हो, नंबर 1, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो और स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट हो। और अगर कोई ऐसी प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का जिससे जो इन्वायरमेंट पे हार्म हो रहा है उसको किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता, वो कंपनसेट नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो क्या सस्टेनेबल अल्टरनेटिव और हो और कैसे फेज आउट करने के लिए कोई मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनाई जाए। दिस इज ऑन द गवर्नमेंट लेवल फर्स्ट। सेकंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी के लेवल पे क्या किया जा सकता है, सिटीजन के लेवल पे क्या किया जा सकता है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट बीइंग द सिटीजन, इट इज योर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू safeguard the
ओन इन्वायरमेंट, ऑन इन्वायरमेंट आपके आसपास का इन्वायरमेंट तो आप कम से कम सेफ गार्ड रखें, उसके लिए सबसे पहले आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। उसी के तहत हमने बात करी लाइफ मिशन की, और सेकंड हमने बात करी वेस्ट सेग्रीगेशन की। ठीक है, यानी कम्युनिटी के लेवल पे छोटी छोटी चीजें करी जा सकती है। आप खुद ही गंदगी मत फैलाइए, आप बहुत ज्यादा व्हीकल का यूज मत कीजिए, यू विल रिड्यूस। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में यही है कि अगर आपके घर में एक गाड़ी है तो एक ही गाड़ी बहुत है, आपको बाइक लेने की या दूसरे व्हीकल मत लीजिए, जितना ज्यादा हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, क्लीनर फ्यूल का यूज कीजिए, ईवी का यूज कीजिए। ओके, सो ये है सिटीजन के। थर्ड मेजर स्टेक होल्डर, यहां थर्ड कौन है? द थर्ड वन इज द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के लेवल पे क्या किया जा सकता है? इंडस्ट्री को पॉल्यूटर से पार्टनर बनने की जरूरत है। इट शुड चेंज फ्रॉम polluter to partner, and therefore it should work on the principle of first circular economy, सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे से काम करना चाहिए। दूसरा ग्रीन इनोवेशन, थर्ड इज CSR ना। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि आपने अगर इकोनॉमी में एक चीज डाली है, जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है कि अगर ये पेन डाला है तो बाद में ये पेन पहले यूज होगा, पहले तो इस पेन को डालने से पहले सोचिए, अब सोचने के बाद आप इसे डालिए कि देखिए क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है, उसके बाद इसे खूब यूज कीजिए। जब ये रिड्यूस होता है, जब ये डिसमेंटल होता है, टूट जाता है, तो इसके पार्ट्स को फिर से कैसे रिवाइव किया जा सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना, आपको कम से कम जो चीजें हैं उनको ही अगर आप सर्कुलेट करके अपना इकोनॉमिक साइकिल कंप्लीट कर पाए तो उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी कम होगा, आपके वेस्ट भी कम होगा, और टॉक्सिक जो मतलब पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो भी कम होंगे। सो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी वर्क्स ऑन द 5R प्रिंसिपल। The 5R principle is rethink. Rethink before launching any new product, before using any new raw material, before initiating. Now, what do you need to rethink? You need to rethink about कि इसका क्या environment impact होगा। सेकेंड रीथिंक का मतलब है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की बात हुई, ब्राउन फील्ड के अगर केस में देखें कि जो ऑलरेडी हैं, तो you need to rethink about their sustainable alternatives. Okay, so first one is rethink, second one is refuse. अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मतलब आपके प्रोडक्शन जो फायदा मिल रहा है वो बहुत कम है, लेकिन इन्वायरमेंट को लॉस बहुत ज्यादा है। जैसे कल हम लोगों ने केमिकल इंडस्ट्री वाली केस स्टडी देखी थी कि उससे पूरे गांव के लोगों को कितना नुकसान हो रहा था। इन्वायरमेंट कॉस्ट को आप सोशल कर रहे हो, इन्वायरमेंट एक्सटर्नैलिटीज को अगर सोशल कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी स्ट्रेटजीज को, ऐसी मतलब टेक्नोलॉजीज को या तरीके को फेज आउट करना चाहिए। और इसका दूसरा सेंस में क्या मतलब हो सकता है कि जो भी नॉन रिसाइकलेबल चीजें हैं, मतलब जिन्हें वापस नहीं यूज किया जा सकता, उनको फेज आउट करने की जरूरत है और उनके अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करने की जरूरत है। सो रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, दैट मीन यू शुड लोअर योर इन्वायरमेंट फुटप्रिंट, इम्पैक्ट और कार्बन फुटप्रिंट, इसे रिड्यूस करने की जरूरत है। ओके, सो रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, reuse and then recycle. Check. The next is green innovation. Green innovations means the innovation in the field of, आपको research and development करनी है in the field of technology, और ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है जिससे आपका इन्वायरमेंट और ग्रीनर हो सके। There will be more sustainable development. और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम इन्फोसिस को देख सकते हैं।
इस कंपनी ने ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर एनर्जी, कार्बन न्यूट्रल, इस तरीके की चीजों का, सोलर एनर्जी का स्पेसिफिकली यूज किया है। और इनका जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, जो कार्बन इम्पैक्ट है, फुटप्रिंट है, वो 60% तक रिड्यूस हो गया है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है और इनकी आपको उसके लिए हेफ्टी कॉस्ट देना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि सीएसआर फंड का मैंडेटरीली यूज कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी द वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर कोई कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है और अगर वो इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रही है, तो भाई वो चैरिटी नहीं कर रही है। उसे भी पता है कि जो कहते हैं ना इंटरनलाइज हुई है, जो उसे मिला है वो प्रॉफिट है, लेकिन जो सोशलाइज हुई है, जो प्राइवेटाइज हुआ है, दैट इज प्रॉफिट, और जो सोशलाइज हुआ है वो क्या है? लॉस टू द इन्वायरमेंट। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक कंपनी को सीएसआर में तो जो सोशल वर्क कर रही है, एजुकेशन, हेल्थ या इन्वायरमेंट के लिए, वो ठीक है, पर मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उसको सीएसआर को भी मैंडेटरी करना चाहिए, और इसकी जो लिमिट है 500 करोड़ की उसको कम कर देना चाहिए, और मतलब बाकी थोड़ी सी और इसको बढ़ा देनी चाहिए। व्हाट आई मीन कि मतलब जो कंपनी 500 करोड़ से भी कम करी है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और मैंडेटरी करना चाहिए कि सीएसआर का कुछ अमाउंट 2% में से, मान लीजिए 1% या कुछ, वो इन्वायरमेंट के लिए यूज हो, इन्वायरमेंट को वापस अपग्रेड करने के लिए, उसे और बेटर करने के लिए यूज किया जाए। सो ये इंडस्ट्रीज के लिए हो सकता है। अब अदर स्टेक होल्डर्स क्या थे? मीडिया, जुडिशरी। मीडिया का क्या काम हो सकता है? पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने का। जुडिशरी की कि और स्ट्रिक्टर सर्विलेंस, निगरानी तंत्र हो, इन द सेंस ऑफ, जैसे हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? वो स्वो मोटो भी ऐसे ऐसे केसेस लेता है जहां इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कर रहा हो, तो उनका सर्विलेंस, उनकी पावर बढ़नी चाहिए। अगर एनजीटी बोल दे कि भाई ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, तो वो नहीं चलना चाहिए। ओके, तो जुडिशरी के लेवल पे ये किया जा सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए किया जा सकता है। तो आई बिलीव दैट दीज आर दी फिजिबल स्ट्रेटेजी। आप चाहे तो 1 2 3 4 अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है उस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो जो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लेवल पे क्या क्या काम होना चाहिए वो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी में बता सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। वैसे ये आपका बेटर अप्रोच होगा क्योंकि आप हर लेवल की बात कर रहे हो। ओके, चलिए सो देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली दिए हुए हैं कि प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होनी चाहिए। बहुत हम लोगों ने इसको मतलब प्लानिंग के लेवल पे, फॉर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, तीनों लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। रिसोर्स का एफिशिएंट यूज होना चाहिए, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने बताया कि इसको मैंडेटरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, फॉर्मुलेशन से पहले भी और फॉर्मुलेशन के बाद भी। देन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। यस, ये मतलब आप ये जो मीडिया वाला है उसमें पब्लिक अवेयरनेस का पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, सिटीजन वाले में आप एजुकेशन का कर सकते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट है उसमें भी हम लोग ये डाल सकते हैं कि कंपल्सरीली कर देना चाहिए हर एक स्कूल के सिलेबस में, करिकुलर में, और जो हायर स्टडीज हैं यूनिवर्सिटीज में उनके करिकुलर में, कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में बताया जाए। बट आप जानते हैं अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है। चलिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन, कोलैबोरेशन। अच्छा, जो ये सेकंड केस स्टडी है, ये बिल्कुल वही केस स्टडी है जो हम लोगों ने 2-3 साल जो हमारे पहले आई थी, वो जिसमें जनरल परसेप्शन की बात थी ना, कि अगर कुछ लोग ही ईमानदार हैं और बाकी सब लोग बेईमान हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके आप कुछ भी करते हैं तो, और डेवलपमेंट का। तो ये बिल्कुल सेम वही केस स्टडी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, ये जो सेकंड केस स्टडी है हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, सेम है ये बिल्कुल। और देखिए यूपीएससी में भी लैंग्वेज चेंज है, पर बहुत सारे हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जो रिपीट हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना जरूरी है ताकि आपकी अप्रोच डेवलप हो सके। चलिए आते हैं हमारी
आज की थर्ड केस स्टडी पे, ठीक है। और ये केस स्टडी है अबाउट द false case of sexual harassment. False case of sexual harassment, उसकी ये बात करती है। उसे एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इस केस स्टडी में क्या है। So you are a no-nonsense honest officer and you have been transferred to a remote district to head a department that is notorious for its inefficiency and collegeness. अब आपको एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे डिपार्टमेंट का एचओडी बना दिया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है। ओके, सो इनएफिशिएंसी है और मेन कॉज इस इनएफिशिएंसी का क्या है? इनडिसिप्लिन। So there is inefficiency due to the indiscipline prevalent in your organization. Now there is indiscipline among the section of employees. They do not work themselves and also disturb the working of others. One thing. Next, you first warned the troublemaker. पहले आपने उन्हें warning दी है. When the warning had a little impact, you issue a so-called notice. मतलब आप जिस तरीके से काम हो सकता है आप कर रहे हैं, पहले आपने वार्निंग दी, वार्निंग से नहीं माने तो आपने शो कॉज नोटिस दे दिया। अब एज अ रिटेलिएटरी मेजर द ट्रबल मेकर्स इंस्टिगेटेड अ वुमेन एम्प्लॉय among them to file a complaint of sexual harassment against you with the women commission. Okay. सो उनमें से अपने ही एक साथ के वुमेन एम्प्लॉय से कहा कि आपके खिलाफ वुमेन कमीशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो है दर्ज कर दें। अब जो कमीशन है उसने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा है, मैटर मीडिया में भी चला गया है जिससे आपको बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो सम ऑफ द ऑप्शंस टू हैंडल द सिचुएशन कुड बी give your explanation to the commission and go soft on the disciplinary action. Ignore the commission and proceed firmly with the disciplinary action. Brief your higher up, seek direction from them and act accordingly. Now you need to suggest any other possible option अगर आपको दिखता है इस केस में तो। चलिए, यहीं पर ही आज इसको पीडीएफ में ही देखते हैं इस चीज को, ठीक है। यही इस चीज की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है, यहाँ पे अगर डिस्कस करा जाए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके सोचिएगा कि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डिपार्टमेंट में अच्छे से काम हो। डिपार्टमेंट में इनएफिशिएंसी है, डिपार्टमेंट में इनएफिशिएंसी है, दैट मीन कि जो लोगों को, जो पब्लिक है वो सफर कर रही है, लोगों को मुश्किल आ रही है, काम ठीक से नहीं हो रहा। इनएफिशिएंसी का कारण है इनडिसिप्लिन। अब बीइंग एन एचओडी आपने ट्राई किया कि जो लोग इनडिसिप्लिन्ड हैं आपने उनको वार्निंग दी, नहीं मान गए, आपने उन्हें सो कॉज नोटिस दिया, तो वो लोग उल्टा रिटेलिएट कैसे कर रहे हैं? आप पे गलत सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगा के। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के गलत चार्जेस लगाने का मतलब है कि पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और विशाखा गाइडलाइंस, इनका मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे कि डिलेमा कौन कौन से हैं। इसमें नहीं पूछा गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, बट यू हैव टू टेक एवरी क्वेश्चन एज अ केस स्टडी में क्या देखना है? हर क्वेश्चन को हमें ये मान के चलना है कि ये हमारे एग्जाम में एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ एथिकल डिलेमा कौन कौन से हैं, तो जरा आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और आप चाहते हैं कि इनएफिशिएंसी जाए, तो दैट मीन एक तरफ आपकी इंटीग्रिटी है
इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर वर्क, और दूसरी तरफ आपकी रेपुटेशन है। अगर आप फॉल्स केस से डर जाते हो और अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहते हो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, फॉल्स केस से डर जाते हो, अपनी रेपुटेशन को बचा के पीछे हट जाते हो, then it will set a bad precedent. लोग सफर करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आप अपनी इंटीग्रिटी को चुनते हो तो इस तरीके से आपके ही डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोगों को रिटेलिएट किया जा रहा है, वही आप लोगों को रिटेलिएट कर रहे हैं। सेकंड, द रूल ऑफ लॉ विच सेज कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, एंड द रूल ऑफ मॉब। अब रूल ऑफ मॉब क्या कह रहा है कि हम तो काम नहीं करेंगे, हम असक्षम थे और असक्षम इनएफिशिएंट रहेंगे, we will going to be inefficient, we're going to be indisciplined, and if you dare to take action against us, then we'll file or we'll launch a fake case against you. So it will be highly demoralizing for you as well. Okay. Third one is the courage. Either you should show your courage or you will leave the situation as it is. Expediency. The courage is to uphold your duty. Even your own office employees are plotting against you. While expediency, that means you will bow to pressure and you will safeguard your reputation. The fourth ethical dilemma here is the principle of natural justice. Do you get the fair chance of hearing? Do you get the audi alterum? बताया था मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑडी ऑल्ट्रम मीन्स द राइट टू फेयर एंड प्रॉपर हियरिंग। तो यहाँ पे ये भी इंश्योर करना जरूरी है दैट द कंप्लेनियंट, द वुमेन, शी शुड गेट द complainant should get the right and fair amount of hearing, and you as an officer also get the fair chance of putting your side. Okay, so ये कुछ ethical dilemmas हैं, इसमें पूछे नहीं गए हैं, पर ये ethical dilemma इस केस स्टडी में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे सामने बहुत रिपीटेडली आ रहे हैं। वैसे ऐसा एक सेम केस 2018 का है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थोड़ा सा गूगल करना, 2018 में फैजल अहमद या फैजल शहीद अहमद, फैजल करके एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके साथ ये चीज हुई थी, सेम ये चीज कही गई थी कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का जब इनडिसिप्लिन रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए थे। इसके बावजूद भी वो वुमेन कमीशन के सामने जाते हैं, डटे रहते हैं और अपने डिसिप्लिनरी एक्शन को भी कंटिन्यू करते हैं। एंड में जाके वो केसेस फॉल्स प्रूव हो जाते हैं और जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं वो अपनी प्रॉपर डिग्निटी और इंटीग्रिटी के साथ काम करते रहते हैं। सो दीज आर दी एथिकल डिलेमा। नाउ पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला पूछा गया है कि ऑप्शन क्या है, गिव योर एक्सप्लेनेशन टू द कमीशन एंड गो सॉफ्ट ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन। आप कमीशन को एक्सप्लेन करें कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सब मतलब कहते हैं ना आपस की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप सॉफ्ट हो जाए डिसिप्लिनरी एक्शन पे, यानी आपने जो शो कॉज नोटिस दिया है उसे वापस ले ले और बस बुला के कह दे कि देखो दोबारा ऐसा मत करना, एंड देन यू शट योर आईज, जो हो रहा है होने दो, आपको ये लगे अरे बाप रे मैं क्यों फंसूं। पर क्या ये सही है? अच्छा, पॉजिटिव इसका क्या होगा? सबसे पहले, क्योंकि हमें हर कॉन्सिक्वेंस की दोनों साइड को देखना है, वी नीड टू एनालाइज कि भाई जो मीडिया ट्रायल आप पे चल रही है, आप जानते हैं कि आजकल कोर्ट की ट्रायल से गंदी ट्रायल मीडिया ट्रायल हो गई है, जो लोगों ने मतलब कहते हैं ना आपकी इज्जत की फजीहत कर दी है, तो वो रिड्यूस हो जाएगी और आपकी रेपुटेशन बच जाएगी। ऐसा हो सकता है,
और नेगेटिव क्या हो सकता है कि आप लोगों को धोखा देंगे। आपका ऐसा करना जो इनएफिशिएंसी की वजह से, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि लोग सफर कर रहे हैं, वो लोग तो बिट्रे हो गए ना। यू विल बिट्रे द पब्लिक हु सफर ड्यू टू इनएफिशिएंसी, इट विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट। कल को आके कोई भी किसी पे भी फॉल्स केस का प्रेशर डाल के और एचओडी, देन व्हाट, मतलब फिर आप सीनियर क्यों हैं? व्हाई यू हैव द पावर, मतलब क्यों हैं आप उस पोजीशन पे अगर आप अपने जूनियर्स को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो। सो इट विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट। किसी फिर तो कोई भी मतलब गलत जो काम कर रहा है ऑफिस में या डिपार्टमेंट में, वो दबाव डालेगा और अपना काम निकाल लेगा। सेकंड, इनडिसिप्लिन इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। यस, ये इसका मतलब था, इनडिसिप्लिन इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। एवरीबडी विल बी जो, और यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है पर आप लिख सकते हैं कि जो बाकी के एम्प्लॉयज जो डिसिप्लिन में रह के काम करना चाहते हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो लॉयल हैं, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये रहेगा। नेक्स्ट, इग्नोर द कमीशन एंड प्रोसीड फर्मली विद द डिसिप्लिनरी एक्शन। अब आप कमीशन को अगर इग्नोर कर देते हैं, उस कमीशन ने जवाब मांगा है, आप इग्नोर कर देते हो और यू प्रोसीड फर्मली, यानी कि आप कमीशन के पास जाते नहीं हो, आपको ये है कि मुझे पता है मैं सही हूं, और अपने शो कोस नोटिस पे चलते हो और लोगों को जिस हिसाब से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी चाहिए आपके जूनियर्स के अगेंस्ट, वो आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कैरी फर्दर करते हो, उस पे पूरा ध्यान देते हो। सो इट विल हेल्प इन रिस्टोर द डिसिप्लिन फास्ट। फर्स्ट थिंग पॉजिटिव ये है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सबसे बड़ी बात है, जो वुमेन कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको आंसर करने की। अगर आप आंसर नहीं करते हो, दैट मीन यू विल डूइंग दी कंटेम्प्ट। आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, उसको इग्नोर करना, उसकी जो एक सेक्रेटरी बॉडी है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना, उस पर कंप्लाई नहीं करना, दैट मीन आप कंटेम्प्ट कर रहे हो। तो जूनियर्स के खिलाफ तो क्या प्रोसीडिंग थी, आपके खुद के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स लग सकती है। और दूसरा, एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा कि मे बी यू आर इन्वॉल्व इन इट and it is also against the Nolan principle of accountability. You are accountable towards the statutory body. If the body is asking you something, आपसे कुछ क्लियरेंस मांग रही है, so it is your responsibility to give the clearance. और यहाँ पे देख लेते हैं एक आधे और हैं तो। So what was the first option? Give your explanation and go softer on disciplinary action. May reduce tension, ये हमने देख लिया। इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा, बिल्कुल देख लिया। इनडिसिप्लिन जो है एम्प्लॉयज है वो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड इट इज नॉट सस्टेनेबल। सेकंड था इग्नोर द कमीशन। ये लीगली भी गलत है, एथिकली भी गलत है, और इससे आपकी रेपुटेशन और खराब होगी और आपके अगेंस्ट लीगल पेनल्टीज या जो मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो सकती है। थर्ड क्या है? थर्ड है ब्रीफ योर हायर अप, सीक डायरेक्शंस फ्रॉम देम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि आप अपने सीनियर्स को बताओ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, उनसे डायरेक्शन कर लो और उससे तरीके से एक्ट करो। अब पॉजिटिव तो ये है कि आप अगर हायर अप को बताते हो और वो आपकी हेल्प करते हैं, देन यू विल गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड वाया हायरार्की एंड the whole responsibility will going to be taken by the senior, तो आप बच जाओगे। तीसरा, आप उनसे बात कर रहे हो, डायरेक्शंस ले रहे हो, so it will also ensure the transparency। ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर होगी? कि जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें सीनियर से बात करेंगे थ्रू फॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल आप बात करेंगे तो चीजें डॉक्यूमेंटेड भी होंगी, ठीक है? तो एक ट्रांसपेरेंसी पूरे केस में इंक्रीज होगी। लेकिन नेगेटिव क्या है कि अगर आपके जो सीनियर्स हैं वो भी इनएफिशिएंट हैं, वो भी होता है ना कि जैसा चल रहा है चलने दो, इफ दे आर दी कंप्लिसिट, सहभागी हैं, तो दे मे एडवाइज यू टू एडजस्ट एंड thus they may advise you to compromise. Also इट मे लीड टू, पूरा ये प्रोसेस सीनियर से बात करना, फिर उनका आपके पास कुछ एडवाइस आता है उसको फॉलो करना,
it will leads to delayed justice. Okay, delayed justice कैसे? delayed justice on the part of जो लोग जो इनकी वजह से सफर कर रहे हैं उनके उस पे ये एक डिलेड जस्टिस दिखाएगा. नाउ अब इसमें क्या पूछा गया है? सजेस्ट एनी अदर पॉसिबल ऑप्शन, इवेल्युएट ऑल ऑफ देम एंड सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. अब क्या पॉसिबल दूसरा ऑप्शन हो सकता है? ओके, नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन and what is the best course of action? So अदर जो ऑप्शन हो सकता है, हमने ये सब पीडीएफ में इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि उन्हीं को ही इवेल्युएट करना था. अदर ऑप्शन जो हो सकता है वो ये हो सकता है, दिस इज माय अदर ऑप्शन, ऑल्सो दिस इज माय बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब मैं अडॉप्ट भी यही करूंगी. जब मैं अदर ऑप्शंस लिखूं तो मैं 3-4 पॉइंट में इसको बता सकती हूँ. बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिखूं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 1-2 लाइन में बता सकती हूँ. सो अदर ऑप्शंस कैन बी, फर्स्ट आई विल go and present myself. I will go and present myself in front of Women Commission. That means I will cooperate fully. I will cooperate fully with the Women Commission. I will cooperate fully with the Women Commission. Okay. And I can also call it that I will completely do the legal compliance. ये हेडिंग में डाल सकती हूँ. और इसके लिए, ये कॉपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप वुमेन कमीशन के सामने जाएंगे और जो भी आपकी स्टेटमेंट है आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए. अगर आपके पास कोई सीसीटीवी, जैसे कोई तो इंसिडेंट होगा जिसके बेसिस पे ये कहा गया है, सीसीटीवी जो फुटेज है वो दिखाएंगे. आप कॉल रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं, so that you will be able to prove your innocence. Second option क्या होगा कि you will simultaneously continue with the disciplinary action as well. This could be second course of action कि you will simultaneously, ये second हो सकता है, continue with the disciplinary action as well. Third क्या हो सकता है? Third हो सकता है that you will make sure कि जो कंप्लेनियंट है, क्योंकि वो एक वुमेन है, किसी भी तरीके से उनकी चाहे फॉल्स केस है या कुछ भी, बट उनकी डिग्निटी और प्राइवेसी इंश्योर रहे. उनकी डिग्निटी और प्राइवेसी इंश्योर रहे, ये आप मेक श्योर करेंगे. एंड ऑल्सो you will, along with that, you will expose the malicious intent. You will expose the malicious intent. That mean कि कैसे विशाखा गाइडलाइन और पॉश एक्ट का मिसयूज हो रहा है, आप उसको एक्सपोज करेंगे. इसके अलावा चौथा ऑप्शन ये है कि आप चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करेंगे जो भी चीजें हो रही हैं उनके बारे में. सी, सो दीज आर दी ऑप्शन. और अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आई विल से 1 2 3 4. ये चारों को मिक्स करके साथ में लेके मैं चलूंगा. दैट विल गोइंग टू बी माय बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. दैट मीन कि आई विल cooperate with women commission plus along with simultaneously I will ensure कि disciplinary action भी लिए जा रहे हैं
एंड अलोंग विद दैट आई विल इन्फॉर्म जो भी चीजें हो रही हैं टू दी चीफ सेक्रेटरी अबाउट वट एवर इज हैपनिंग. आई प्रोवाइड अ रिपोर्ट इन राइटिंग. ठीक है, सो दैट कुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ये सबको मिक्स करके. ठीक है, और अगर आपको आपको अगली चीज क्या पूछी गई है कि इसे जस्टिफाई कीजिए. अब देखो, लीगल जस्टिफिकेशन इसकी है कि आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी द वुमेन को भी है, चाहे अब केस फॉल्स है या कैसा भी है, वुमेन को भी है और आपको भी है. ठीक है, देन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और दी अल्टरम, आप जब पेश होंगे, वुमेन पेश होगी, तो दोनों को ही राइट और फेयर चांस मिलेगा अपनी अपनी बातें रखने का, अपनी अपनी साइड बताने का. सो राइट एयरिंग का चांस मिलेगा. सेकंड, ऐसा करना एथिकल भी है, क्योंकि ये आपका, ये एथिकल कैसे है, ये आपका करेज दिखा रहा है, कर्मण्यवादी कारस्मय, गीता के प्रिंसिपल से अलाइन कर रहा है. गांधी जी ने क्या बोला है कि हिंसा जो है वो कायरता से भली है, या मैं ये कहूं कि कायरता से भली तो हिंसा है. तो यानी कि आप डर कर छुप कर बैठ जाएं, उससे बेटर है कि आप हिंसा दिखा दे. जब गांधी जी जैसे इतने, मतलब कहते हैं ना नॉन वायलेंट, अगर वो डरने को इतना बुरा मान रहे हैं, तो फिर इसलिए झुक जाना आपकी कायरता दिखाएगा. लेकिन इस जो हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसमें यू आर फर्म ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन दैट शोज योर करेज. ओके, ऑल्सो इट is in line with the Nolan principles of objectivity. आप इमोशंस में नहीं आ रहे हैं. आपको अगर कैसा, आपकी इमोशनल जो आपने अपना मेंटल स्टेबिलिटी है वो बना के रखी है, आपके पास नोटिस आया है वुमेन कमीशन का, तो आप प्रॉपरली उसको जाके डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं. किसी भी तरीके से गुस्से में आके आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं. So this is your best course of action. So additional, yes, pursuing disciplinary action through proper procedure, ये हमने कहा. So show respect to due process जब आप बार बार जा रहे हैं, and then the respect to प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब आप बार बार जा रहे हैं और अपनी पोजीशन, अपने पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, तो इट शोज द रिस्पेक्ट. प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ कंप्लाइनेंट व्हाइल एक्सपोजिंग द मलिशियस इंटेंट, ये हमने देख लिया. अब hold rule of law integrity and send a signal that indiscipline will not be tolerated, क्योंकि you are continuing with the disciplinary proceeding. Best course of action यही, factual transparent explanation, request and independent inquiry, ये आप कर सकते हैं, ये point और आप इसमें ऐड कर सकते हैं. Simultaneously pursue the disciplinary proceeding. This we have already discussed. यहां पे एक पॉइंट और है कि engage media carefully through official channels, projecting the transparency. Okay, now let's talk about the fourth case study. आज की हमारी चौथी केस स्टडी की बात करते हैं. अब ये केस स्टडी क्या कह रही है, ये बोल रही है, सपोज यू आर द सीईओ ऑफ ए कंपनी that manufactures specialized electronic equipment, okay, which is used by the government department. You have submitted your bid for the supply of this equipment to the department. Both the quality and cost of your offer are better than those of the competitors. ठीक है, so basically you hold the merit because the quality and cost are better, so you hold the merit in the sense you hold the quality, the good quality, than those of your competitors, yet the concerned officer is demanding a hefty bribe for approving the tender. So on one hand there is merit, and the other hand we have the corruption.
Getting the order is very important for you and your company. That means it is your fiduciary duty to get the order. Not getting the order would mean closing a production line. That means the loss of employment. आई होप कि आप हर एक केस स्टडी से पहले पॉज लेके केसेस को पढ़ रहे होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और खुद पॉइंट निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक बेटर अप्रोच रहने वाली है, जिस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। अगर आप सीधा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है शायद आप लोगों को लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो खुद पहले पढ़िए। वी आर हेयर टू डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच, वी आर नॉट हेयर टू जस्ट अपलोड व्यू, मतलब कहते हैं ना कि जस्ट प्रेशराइज यू विद द इंफॉर्मेशन। ये बात का जरूर ध्यान रखिए आप। नाउ इट मे ऑल्सो अफेक्ट योर ओन करियर, सो योर ओन सेल्फ प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो देयर। ओके, क्या क्या चीजें निकली हैं? दैट यू होल्ड द मेरिट, बट देयर इज वन द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। Second, then you have your own fiduciary duty. You have duty to protect the interest of your company. If you don't do that, there will be loss of employment, and there will also loss to your own career. So there is also preservation. Valid argument can be advanced both for giving the bribe and getting the order, and for refusing to pay the bribe and risking the loss of order. What those argument could be? रिश्वत लेने के लिए क्या आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो? रिश्वत ना देने की क्या आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो? एंड इस डिलेमा से बाहर निकलने के लिए क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इस डिलेमा से क्या क्या तरीके नहीं, इस डिलेमा से निकलने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? और अगर क्या कोई तरीका है जिससे इससे बाहर निकला जाए, और अगर कोई तरीका है तो वो तरीका का मेरिट बताइए। ठीक है, उस वे का मेरिट बताइए। तो सबसे पहले तो आप आर्ग्यूमेंट दे कि क्यों रिश्वत देनी चाहिए, और पर आर्ग्यूमेंट दे क्यों रिश्वत नहीं देनी चाहिए। तीसरा, रिश्वत देने लेने से काम आपको नहीं करना है तो आप तीसरा क्या कर सकते हैं ऐसा, और जो आप कर रहे हैं वो इन दोनों चीजों से बेटर है, उसके फेवर में आप अपने आर्ग्यूमेंट पेश कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट बताइएगा। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सो फर्स्ट इज, यहां पे जो सामने हमारी चीज आई है वो है, पहले चलो देखते हैं कि यहाँ पे एथिकल डिलेमा हमारे सामने कौन कौन से हैं। पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट व्हाट आर द एथिकल डिलेमा है। इस केस स्टडी में कौन कौन से एथिकल डिलेमा है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो है योर ओन इंटीग्रिटी। आपके पास क्वालिटी है, आपके पास मेरिट है, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी अच्छी है, कम है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर है, लेकिन फिर भी क्योंकि करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, आप सही प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे, आप अपनी कंपनी को बेनिफिट नहीं दे पा रहे। ये लॉस है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी, लॉस है टैक्स पेयर की मनी का भी, और ये लॉस है आपकी कंपनी में काम करने वाले जो बाकी के एम्प्लॉयज है, जो उस प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी। तो एक तरफ तो आपकी इंटीग्रिटी है कि आप ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी। और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी क्या है कि मींस कैसे भी हो पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भला होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए। आप नहीं चाहते हो कि ब्राइबरी दी जाए, आप नहीं चाह रहे हो कि आप किसी भी तरीके से रिश्वत दो, क्योंकि रिश्वत देना गलत है, और आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ये इलीगल है। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी क्या कहती है कि आपके लोगों की एम्प्लॉयमेंट बचनी चाहिए, आपकी कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा है। दूसरा,
एक्शन वर्सेस इनएक्शन, क्या इस सिचुएशन में आपको पीछे हट जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए? बिकॉज करप्शन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप क्लर्क से बात करते हैं, वो चाय पानी मांगता है। आप उससे ऊपर हायरकी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर यहाँ तो ऐसा ही चलता है। यू आर सेइंग कि सीइंग दिस होल करप्शन गोइंग ऑन, ऐसे में आप खुद को प्रिजर्व करते हैं, अपने प्रिंसिपल प्रिजर्व करना चाहते हैं, और इसलिए आप कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जब मैंने क्वालिटी अच्छी दे दी, जब मेरी कॉस्ट भी कम है, अब लोग ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं। या फिर आप एक्शन लेते हैं, एक्शन इन द सेंस कि आप सोचते हैं कि ठीक है जब अंडर द टेबल सब कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो अंडर द टेबल आप जाते हैं। या फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच चुनते हैं, आप कोई और तरीका निकालते हैं। सो वेदर यूल चूज एक्शन और यूल चूज इनएक्शन। चलिए आप आते हैं वापस हमारी पीडीएफ पे, और पीडीएफ पे ही इन चीजों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वाज गिविंग द ब्राइब। ओके, ब्राइब अगर आप दे देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले अगर आप ब्राइब दे देते हैं, ठीक है, आगे से आप लोगों की जो भी क्लासेस रहेगी उसमें मैं बीच में पेजेस जरूर ऐड करूंगी। आज ये बोर्ड पे जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए यहाँ पे करते हैं। अगर आप ब्राइब दे देते हैं तो क्या होगा? देखो ब्राइब देने का क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठीक है पैसे दे देने चाहिए। अब पहली चीज तो ये है कि आप जब ये पैसे देंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं अपने आप को प्रिजर्व तो कर रहा हूं, और इगोइस्टिक हेडोनिज्म क्या बोलता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि ठीक है यार मेरा करियर स्टेक पे है, मेरी गलती भी नहीं है, वो सामने से ब्राइब मांग रहे हैं, क्या करूं मैं तो सही काम कर रहा हूं। तो आप खुद को प्रिजर्व करके खुद को शांत कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आई एम प्रिजर्विंग माई सेल्फ, एंड यू ऑल्सो से कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है मेरी कंपनी की तरफ, सो आई एम प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ माई कंपनी। तो आपका ब्राइब देना वैलिड है बिकॉज यू आर प्रिजर्विंग योर ओन इंटरेस्ट, योर ओन करियर, शोज द इगोइस्टिक हेडोनिज्म, एंड यू आर प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ योर कंपनी। सेकेंड चीज जो यहाँ पे हो सकती है, सेकेंड चीज ये है दैट आप खुद को शांति ये भी बोल के दे सकते हो कि ब्राइब दी तो दी, पर वो ब्राइब देने से कितने लाखों घरों का भला हुआ, बिकॉज यू आर प्रिजर्विंग द जॉब्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द प्रोडक्शन लाइन, और उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो अच्छा उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बेचा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, उसकी क्वालिटी है, इट होल्ड द मेरिट। ओके, थर्ड आप खुद से कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म के जमाने में आइडलिज्म पे नहीं चलना चाहिए, कि जब करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज है और ये अपने पार्ट ऑफ कल्चर है, तो एक आपके कहते हैं ना अकेले के करने से कुछ भी नहीं होगा, तो आपको प्रैग्मेटिज्म अपनाते हुए जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, क्योंकि आपका कहते हैं ना मतलब किस चीज में है, आपका मतलब इस चीज में है कि आपको किसी भी तरीके से ये टेंडर मिल जाए। फोर्थ, और कुछ नहीं तो आप खुद से कहेंगे कि मेरी फिड्यूशियरी ड्यूटी ये कहती है कि मुझे स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारी कंपनी के, जिन्होंने पैसा लगाया है चीजें करी हैं, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। तो आप अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी के बारे में सोचेंगे, और फिड्यूशियरी ड्यूटी के बारे में सोचते हुए आप बोलेंगे कि ठीक है भाई अगर सब लोग दे रहे हैं मेरी कोई गलती भी नहीं है, तो अगर मैं भी दे देता हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ब्राइब दे देंगे। अगला क्या था इसमें? अगला था आर्ग्यूमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू पे द ब्राइब। ये आप सब लोगों को क्लियर होगा। अगर आप ब्राइब देने से मना कर देते हैं तो इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं? सबसे पहले तो ऐसा करना लीगल है, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ब्राइब लेना या ब्राइब देना दोनों ही क्या है? दोनों ही अपराध हैं।
ओके, और दोनों में ही यू विल होल्ड लायबल। तो ये आपकी लीगल इंटीग्रिटी या लीगैलिटी आपकी बनी रहेगी। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी आप कांट की फिलॉसफी उसे फॉलो करेंगे। कांट की फिलॉसफी की, कांट क्या बोलते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो यूनिवर्सल हो। तो मीन शुड जस्टिफाई द एंड। यहां आपने अपनी कंपनी को टेंडर दिलाया, सही बात है, आपका प्रोडक्ट अच्छा था, बिल्कुल सही बात है, आपका एंड भी नोबल है, आप अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हो, बट आर योर मीन जस्टिफाइड? नो। सो मीन शुड जस्टिफाई द एंड। तो अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो, दैट मीन योर मीन्स आर जस्टिफाइंग द एंड। रिफ्यूज कर रहे हो ब्राइब देना। ओके, नाउ द थर्ड वन इज लीगल, हमने कर लिया, कांट कर लिया, कि ये जो तरीका है, मतलब ब्राइब लेना या देना, ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट आज ही तो नहीं है, आपको प्रोडक्ट आज ही तो नहीं बेचने हैं, टेंडर तो कल भी चाहिए। क्या हर बार ब्राइब करना सही रहेगा? सो इसलिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर आपने आज ही मना कर दिया तो कल के लिए ये आपको एक फायदा ये देता है। और क्या फायदा देता है कि ये कोई गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं करता। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो आदमी ने आपसे ब्राइब मांगी है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट ही जो आपसे ब्राइब मांग रहा है, उसे पता चल जाएगा कि यू आर अ पर्सन विद इंटीग्रिटी, योर ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स इंटीग्रिटी, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी उससे इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे ना एक कोट जो हम यूज कर सकते हैं, या एक पर्सन को जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो नारायण मूर्ति जी हैं। और नारायण मूर्ति जी ने एक बार एक शायद कोई स्पीच या कुछ सेमिनार था, वहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है ना कि डाउट आ रहे हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। व्हेन यू आर इन डाउट, जस्ट लीव दैट थिंग, उसको मत कीजिए। आप खुद से अपनी इंटीग्रिटी को आपका मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात हो गई। नाउ अब इसमें पूछा था कि व्हाट कुड बी दी बेटर वे, क्या किया जा सकता है। सो बेटर वे हियर कुड बी द प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशंस। अब प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन कैसे, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। मतलब आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा या सही अप्रोच क्या हो सकता है। सो आप लिख सकते हैं कि दैट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द बेटर वे शुड बी द प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन। नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल नेगोशिएशन मीन, कि सबसे पहले तो आप सीनियर्स के साथ, मतलब सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो कि आपकी क्वालिटी कैसे अच्छी है, कॉस्ट कैसे कम है प्रोडक्ट की, और कैसे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है, और आप कैसे एथिकल बिजनेस करना चाहते हैं। एंड देन आप सीनियर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो सीनियर होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, उसके साथ मीटिंग करो और उनको ये सारी चीजें बताओ। सेकंड क्या किया जा सकता है कि आप इस मैटर को एक्सकलेट करो विद इन दी हायरार्की। अगर आपको बार बार ब्राइब देने की धमकी दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल्स, थ्रू प्रॉपर हायरार्की आप इस मैटर को एस्केलेट करने की कोशिश करो। बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि जब आप ऐसा करोगे तब आपको ब्राइब ना लेनी पड़ेगी, ठीक है, ना देनी पड़ेगी। आप इस पीसीए एक्ट 1988 के तहत आप नहीं फंसोगे। और क्योंकि आप मैटर एस्केलेट कर रहे हो, सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू सीक फॉर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। ओके, तो ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एक प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन एक्शन हो सकता है।
चलिए इसको हम अपनी पीडीएफ में भी देखते हैं, मैंने वहां कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करे हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द लीगल एंड एथिकल, अ बेटर वे टू गेट आउट द डिलेमा। लीगल और एथिकल आप अल्टरनेटिव देखो, ये हमने बात कर ली। ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि कंपनी की कमिटमेंट एथिकल बिजनेस की तरफ से है और आप सुपीरियर क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसके लिए पहले आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, फिर आप हायर अथॉरिटी के पास जाओ, यही हमने डिस्कस करा, और उनकी इंटरवेंशन को इंश्योर करो, उनको कहो कि इस ब्राइबरी के इशू को एड्रेस किया जाए और फेयर इवेल्युएशन की जाए। अब आप फिर देन आप कर सकते हो कि आप विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कंसिडर कर सकते हो। ये सब हमने करी। अब इसके मेरिट क्या क्या है? सबसे पहले तो ये लीगली सही है क्योंकि आप लॉ को नहीं ब्रेक कर रहे हो, आप किसी भी तरीके के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो। दूसरा, ये सस्टेनेबल है। ये सस्टेनेबल है क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो। अगर आपने आज एक बार रिश्वत दे दी, कल को कुछ भी होगा आपको बार बार रिश्वत देनी पड़ेगी। थर्ड, एक सही प्रेसिडेंट, आपकी रेपुटेशन, एक कहते हैं ना एक एथिकल और इंटीग्रिटी वाली आपकी रेपुटेशन बनती है, आपकी एक अच्छी मार्केट ब्रांडिंग भी इससे होती है। अब यहां पे कुछ देख लेते हैं, that you will going to uphold the principle of integrity and you will preserve your reputation as well। बात हो चुकी है इस बारे में। promoting the systemic change, कंट्री जो कंपनी है ये क्योंकि एस्केलेट कर रही है थ्रू हायरार्की, थ्रू ऑल प्रॉपर चैनल जो करप्शन किया जा रहा है, सो इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सपोज द करप्शन एंड फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, करप्शन एक्सपोज हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ रही है और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर फोर्थ केस स्टडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फिफ्थ केस स्टडी। आपकी आज की पांचवी केस स्टडी पे आते हैं। जब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस केस स्टडी को अच्छे से पढ़िए। जो साइड में लिखा है वो नहीं देखना है अभी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू दी फिफ्थ केस स्टडी। सो इस केस स्टडी में रामेश्वर की बात करी गई। अब रामेश्वर कौन? रामेश्वर एक फ्रेशली लबासना से निकला हुआ नया नया आईएएस ऑफिसर है। उसने बड़ी मेहनत से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है और उसके सामने बड़ी रोजी पिक्चर है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और वो देश बदल देगा। होना भी चाहिए, यंग ऑफिसर है, करेज तो होना चाहिए और कुछ एस्पिरेशंस भी होनी चाहिए। तो अपने कहते ना छोटे छोटे सपने और छोटे छोटे ड्रीम्स के साथ वो अपने ऑफिस में जाता है और जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसको ऐसे लगता है ना, वो कहते दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए कि उसके सारे सपने जब रियलिटी वो फेस करता है तो उसे लगता है कि चूर चूर हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये केस स्टडी हमें बताती है। तो पहले एक बार इसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या पूछा गया है। तो रमेश्वर सक्सेसफुली क्लियर्ड द प्रेस्टिजियस एग्जाम, बता दिया है मैंने आपको। आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज ही रियलाइज्ड कि चीजें उतनी भी अच्छी नहीं है हर जगह। मतलब ना ग्रास इज लाइक पूरा हरा भरा मैदान नहीं है, फूल ही नहीं है, कांटे भी हैं। as he had imagined, he found the number of malpractices prevailing in the department assigned to him। आप लोगों ने ऑलरेडी क्योंकि ये केस स्टडी रीड कर ली है तो आई बिलीव कि आप सबने जो जो माल प्रैक्टिसेस हैं उनको मार्क कर लिया होगा। और अब जब आपने मार्क कर लिया है तो हर एक माल प्रैक्टिस क्या डिलेमा या क्या प्रॉब्लम की तरफ सिग्निफाई कर रही है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम यहीं पर ही देखते हैं। ठीक है, क्या माल? पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल फंड्स अंडर वेरियस स्कीम्स एंड ग्रांट्स वर बीइंग मिसअप्रोप्रिएटेड। ओके, मिसअप्रोप्रिएटेड का मतलब है जिस चीज के लिए फंड्स को यूज होना चाहिए उस चीज के लिए फंड्स यूज नहीं हो रहे हैं। तो व्हाट इट शोज? इट शोज करप्शन एंड देयरफॉर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं?
that you need to take the strict action. strict action कैसे हो सकता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है फंड की अप्रोप्रिएशन के लिए, जैसे आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अकाउंट्स एक डिपार्टमेंट होगा, फंडिंग इधर उधर अलॉट हो रही होगी, फंडिंग आपके ही साइन से जाती है। सो जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उन्हें पहले से पहले बात कीजिए, देन गिव देम अ शो कोज नोटिस। शो कोज नोटिस के साथ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ऐसे के खिलाफ कीजिए। अगर आप पे अनड्यू प्रेशर बनाया जाए या किसी तरीके की प्रॉब्लम आए, so you can also report to the higher authority about the misappropriation of fund. Second, the official facilities were frequently being used for personal needs. So it is against the civil services conduct rule. अगर आपके मतलब आप ये तो हम हर मतलब कहते हैं ना, इस पे तो रील भी पूरी वायरल होती है, ये तो हमेशा देखी हुई चीज है और अनफॉर्चुनेट चीज है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इट इज अगेंस्ट द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, इट इज अगेंस्ट द सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। तो अगर आपके जो जूनियर हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो देन यू नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। और दूसरा, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, सब पे जीआईएस जीपीएस और जीआईएस ट्रैकिंग कर दो, ठीक है, लॉग सिस्टम शुरू कर दो, मतलब कि व्हीकल कब कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है उसकी पूरी ट्रैकिंग रहे। मतलब ये कहा जाए कि गाड़ी चाहिए और क्यों गाड़ी चाहिए, क्योंकि मीटिंग के लिए जाना है, और गाड़ी खड़ी हो किसी मॉल के बाहर, तो आप तुरंत आप उसे ट्रैक कर सकते हो। अगर उसमें जीपीएस जीआईएस वगैरह लगा है, गाड़ी कितनी दूर तक गई है, कहाँ कहाँ गई है, पता लग सकता है, ठीक है। और क्या है, पहली प्रॉब्लम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, सेकेंड पर्सनल नीड के लिए, थर्ड प्रॉब्लम है कि द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन द स्टाफ वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पे हमें एक सीरियस इशू देखने को मिल रहा है रिक्रूटमेंट वाला। वैसे तो सारे सीरियस हैं, फंड मिस अप्रोप्रिएशन भी सीरियस है, करप्शन है ये एक तरीके का। सो रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको पहली चीज यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इसकी भी रिपोर्ट करनी चाहिए। एंड देन अगर स्टेप्स पूछे जाएं तो आपको फेयर रिक्रूटमेंट इंश्योर करनी चाहिए, जिसके लिए एग्जाम सेंटर्स जहाँ पे रिक्रूटमेंट करी जा रही है या जो भी आपका प्रोसेस है, चाहे इंटरव्यू लेना हो चाहे रिटर्न कंडक्ट कराना हो, उसमें कैमरा लगाए जाए और एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक्शन लेने के लिए आप कोई एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकते हो, सॉरी जो एक्सटर्नल हेल्प करी जा रही है उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। सो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू राइट एन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो राइट एन एग्जामिनेशन तरीका है, तो यानी कि ऑनलाइन किया जा सकता है, एग्जाम हॉल में कैमरे लगाए जा सकते हैं, बट लॉट ऑफ चीटिंग वाज गोइंग ऑन। तो वो हमने करा था ना एन अनफेयर प्रैक्टिसेस वाला एक्ट, उसके तहत कितनी सजा है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ सम कैंडिडेट्स वर प्रोवाइडेड एक्सटर्नल हेल्प इन द एग्जामिनेशन, तो जो इस एक्सटर्नल हेल्प को प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट आपको एक्शन लेने की जरूरत है। उनके अगेंस्ट पीसीए एक्ट के तहत केस होगा, उनके अगेंस्ट अनफेयर मींस एक्ट के तहत केस होगा, ठीक है। अब रमेश्वर जो है ये सभी इश्यूज को अपने सीनियर को बताता है, पर वो बोलता है कि भैया अपने कान नाक मुंह सब बंद रखो, सब कुछ इग्नोर करो अगर आपको सस्टेन करना है तो। अब रमेश्वर को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब जो होता है ना कि जब उठे थे तो बाग था और अब देखे तो मतलब सब सुना ही सुना, सब बंजर हो चुका है, बाग का बंजर हो गया है यहाँ पे। तो he come to you and for seeking your advice। आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप एस्पिरेंट हैं, वो आईएएस हैं, अब वो आपके पास आए हैं, तो यहाँ आप मान लीजिए कि आप एस्पिरेंट नहीं हैं, आप सीनियर हैं उनके, अब वो आपके पास आए हैं। सो इंडिकेट वेरियस ऑप्शंस दैट यू थिंक आर अवेलेबल इन दिस सिचुएशन, क्या क्या ऑप्शन है एंड हाउ वुड यू हेल्प हिम टू इवेलुएट दीज ऑप्शंस, यानी मेरिट और डीमेरिट बतानी है हर ऑप्शन की, एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ।
तो यहाँ बेसिकली क्या पूछा गया है, अपने फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट कुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, तो वही वर्स्ट टू बेस्ट हम उसको अरेंज कर सकते हैं। देन उसकी मेरिट और डीमेरिट बतानी है। नेक्स्ट हमको ये बताना है कि सॉल्यूशन आप क्या चूज करोगे और उस सॉल्यूशन का जस्टिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हमसे पूछी गई। ओके, तो चलिए अब देखो, पहला क्या कर सकता है रमेश नहीं रामेश्वर, पहली चीज क्या कर सकता है भाई, पहली चीज तो उसके हाथ में यही है कि वो इग्नोर और एडजस्ट करे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोर्स ऑफ एक्शन, इसे हम इसी पीडीएफ में करेंगे। पहली चीज क्या कर सकता है कि वो इग्नोर करे, ऐसे ही ढूंढ रही थी मैं, इग्नोर करे प्लस एडजस्ट करे। फर्स्ट ऑप्शन इग्नोर एंड एडजस्ट, लेकिन इससे फायदा क्या है कि उन्हें कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, और किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, उनके करियर पे बात नहीं आएगी, उनके सीनियर्स या जो उनके जूनियर्स है वो उनके अगेंस्ट नहीं होंगे। लेकिन डीमेरिट क्या है, अभी अभी सर्विस में आए हैं तो क्या वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का पार्ट नहीं बन जाएंगे? ही बिकम कॉम्प्लिसिट, ही आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ करप्शन, तो उनकी इंटीग्रिटी स्टेक पर आ जाएगी। वो सारे नोलन के प्रिंसिपल्स जो पूरा लबासना में पढ़ के आए हैं वो प्रिंसिपल्स का वायलेशन हो जाएगा। और उनकी कॉन्सीन, वो इस ड्यूटी में कुछ एस्पिरेशंस के साथ आए हैं और उनकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन है सोशल सर्विस, उसको नुकसान पहुंच जाएगा। इट अमाउंट टू डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, इट अमाउंट्स टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। ओके, सो फर्स्ट इज इग्नोर एंड एडजस्ट। सी अभी सिर्फ एक या दो कुछ क्लासेस बची हुई हैं केस स्टडीज की, सो आई होप कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब पॉइंट ऑलरेडी आपके दिमाग में खुद आना शुरू हो गए होंगे, इसलिए हम ब्रीफली इनको डिस्कस कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आई डोंट थिंक कि अब लिखने की जरूरत है, और अगर आपको लगता है ऐसा करना चाहिए तो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल डू दैट। सो फर्स्ट वन इज इग्नोर एंड एडजस्ट। द सेकेंड वन इज कि रिजाइन कर दो भाई, मतलब इतना करप्शन और इन सब में काम नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि सामने बिल्कुल हरा भरा बाग होगा लेकिन जमीन बंजर पड़ी है, तो मैं तो गलत जगह आ गया, रिजाइन कर दो। लेकिन सेकंड एआरसी क्या बोलती है कि फोर्टिट्यूड होना चाहिए, रेजिग्नेशन इज नॉट द सोल्यूशन। तो आप पॉजिटिव क्या है कि आपकी कॉन्शियन तो क्लियर होगी, बट दैट विल अमाउंट टू एस्केपिज्म। आप सिचुएशन का सामना नहीं कर रहे हो, बस उससे देख के भाग रहे हो। एंड वेयर इज योर फॉर्टिट्यूड, यानी कि सामने से रहकर सिचुएशन में सिचुएशन को ठीक करना, उसके ये अगेंस्ट है। और इग्नोर एडजस्ट में और क्या चीजें हो सकती है, दैट यू विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ क्राइम। आप अपनी ओथ को वायलेट कर रहे हो तो आपकी इंटीग्रिटी का वायलेशन हो रहा है, ये चीजें हो सकती हैं। देन हमने सेकंड क्या देखा था, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का भी देख ली थी चीजें। थर्ड हो सकता है कि आप डायरेक्टली जाओ और जो जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन्हें कन्फ्रंट करो, कन्फ्रंट द माल प्रैक्टिसेस। अब इसके पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम को फेस करना, इट शोज योर करेज, राइट। क्या शो करता है कि आप में करेज है। और दूसरी चीज ये क्या शो करता है कि आप में इंटीग्रिटी है। सो यू इट डेमोन्स्ट्रेट योर करेज एंड इंटीग्रिटी, एंड इट कुड लीड टू इमीडिएट एक्शंस एंड पोटेंशियल रिफॉर्म। देन यू विल शो एन एग्जाम्पलरी करेज। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो और दूसरे भी जो ऑनेस्ट ऑफिसर आते हैं उनको आपसे एक कहते हैं ना कि एस्पिरेशन मिलेगी। जैसे अशोक खेमका सर हैं, टीएन सेशन सर हैं, वो भी तो इसी माहौल में काम कर रहे हैं ना, बट दे आर द एग्जाम्पल, दे आर लिविंग देयर लाइफ एग्जाम्पली विद एग्जाम्पल। तो उसका हम देख सकते हैं। नाउ कॉन्स क्या हो सकते हैं, दैट यू मे फेस रेजिस्टेंस, थ्रेट और रिटेलिएशन। आपको पता है आपकी पर्सनल लाइफ स्टेक पर आ सकती है।
फिर एक बार अपने पहले जाते ही डायरेक्टली कन्फ्रंट कर लिया तो वो लोग तो अलर्ट हो जाएंगे जो इन माल प्रैक्टिसेस में है. सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग द एविडेंस एंड योर सक्सेस मतलब बताना डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द हायर अथॉरिटी. थर्ड क्या हो सकता है, दैट यू विल सीक गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स. अब यहां पे क्या चीज है, दैट यू विल सीक गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर, यानी आप अपने सीनियर्स से बात कीजिए. अब इसके फायदे ये हैं कि एक तो सीनियर्स, बहुत ऐसे आपके सीनियर्स होंगे जो बहुत ऑनेस्ट हैं, दे आर द पर्सन विद इंटीग्रिटी, तो वो आपको सही से बता सकेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि उन्होंने भी अपने लाइफ के इनिशियल ईयर्स में ये प्रॉब्लम फेस करी होगी. सो you will get benefit from their experience and wisdom and you will receive guidance on navigating this complex system. कॉन्स क्या हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि आपके मेंटोर से बोलें कि भाई अब ये तो जो चल रहा है इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, सो यू मे टेक कॉशन और इनएक्शन. कुछ मत करो, आप खुद ईमानदार रहो, अपना काम ठीक से करो, ये सलाह हो सकता है वो आपको दे, क्योंकि आपकी पर्सनल सेफ्टी और आपका करियर दांव पे लगा है. और इफेक्टिवनेस और अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर सवाल उठा सकता है. तीसरा क्या कर सकते हैं आप, विसल ब्लोइंग. विसल ब्लोइंग का मतलब है कि पब्लिक में, मीडिया में और रेलेवेंट अथॉरिटीज में करप्शन को एक्सपोज कर दें. अब इससे क्या होगा, इससे एक तो लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी, दूसरा प्रेशर क्रिएट होगा कि रिफॉर्म्स करे जाए. पर इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, जब तक आप इंटरनल चैनल सारे यूज ना कर लो, खुद से पहले एफर्ट्स ना डालो, इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को दाव पे लगाना गलत होगा. ओके, सो नो इंटरनल अटेम्प्ट विद सीन एज ए डिसलॉयल्टी. आपका पर्सनल भी रिस्क हाई है क्योंकि आपको थ्रेट, हारेसमेंट या करियर में सेटबैक मिल सकते हैं. और क्योंकि आप मीडिया में एक्सपोज कर रहे हो, मैंने क्या बताया था पहले, हमने डिस्कस करा था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, उसके तहत अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी आप सीवीसी के पास जाएं, आप लोकपाल के पास जाएं, आप अपने किसी सीनियर के पास जाएं, उसके थ्रू आप विसल ब्लो करते हो तो उसके तहत आपको प्रोटेक्शन है, पर मीडिया के तहत प्रोटेक्शन नहीं है. सो देयर विल बी, मतलब और कितनी है क्या है वो देखना पड़ेगा. अभी भी उसमें मतलब बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं ऑनेस्टली उस एक्ट के अंदर. देन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एनोनिमसली, यानी कि आप गुमनाम तरीके से डॉक्यूमेंट करो और रिपोर्ट कर दो. सो इससे आपकी पर्सनल सेफ्टी इंश्योर होगी, राइट अथॉरिटी, मीडिया या ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट चली जाएगी. पर लेकिन आप फॉलो अप कैसे लोगे, आप कैसे बताओगे कि एक्शन आपने लिया है. ओके, सो व्हाट कुड बी द बेटर अप्रोच. So I believe the better approach is कि you will first document and verify. First you will collect the evidence. आप हर चीज को डॉक्यूमेंट करो, क्रॉस वेरीफाई करो, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से इन्वॉल्व है, और उसके बाद अपने सीनियर्स को बात करो और उनकी एडवाइस लो. जो ये सेकंड पॉइंट था ना, मेंटोर से एडवाइस लेना, सीनियर से बात करो, उनके एडवाइस लो प्रॉपर, क्योंकि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, क्या प्रॉपर चैनल्स हो सकते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, आप एक बार उनसे बात करके पूछिए. उनकी सलाह पे आप इस मैटर को इंटरनली रेज कीजिए और अपने लेवल पर इसे फिक्स करने की कोशिश कीजिए. अब फिक्स करते हुए क्या क्या करें, वो सब करें जो हम लोगों ने जब प्रॉब्लम देखी थी ना, वहां हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए, जैसे कि शॉकोज नोटिस देना और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, और इसके अलावा व्हीकल्स में सीसीटीवी, लॉग बुक, जीपीएस, जीआईएस, ये वाली चीजें लगाना. ठीक है, तो इस तरीके से करी जा सकती हैं. अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, देन यू विल यूज द प्रॉपर इंटरनल चैनल टू विसल ब्लो. ठीक है, यू विल फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट टू द चीफ सेक्रेटरी और सीवीसी, और तब आप जो है इंटरनल चैनल से विसल ब्लो कर सकते हैं. ओके, बट पहले आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, तो आई थिंक दिस वुड बी दी एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन.
अभी इसमें यही है, अब देख लीजिएगा। चलिए, तो दिस इज योर 5th केस स्टडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी 6th केस स्टडी। 6ठी केस स्टडी पे आते हैं। So the migration of rural people to town and cities is increasing drastically. सब लोगों ने पढ़ ली है केस स्टडी, वीडियो पॉज करके। गाइस आपको पढ़नी है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें आई कांट हेल्प यू, ठीक है? यही तरीका है, यही बेस्ट तरीका है, ये आपको करनी पड़ेगी चीज। सो माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू टाउन एंड सिटीज इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। माइग्रेशन है तो कौन सी थ्योरी? पुश एंड पुल थ्योरी। कुछ फैक्टर्स हैं जो रूरल एरिया से आपको पुश करेंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे अर्बन एरिया में जो आपको अपनी तरफ पुल करेंगे। तो कौन से पुश फैक्टर्स, कौन से पुल फैक्टर? व्हाट डू यू थिंक? एथिक्स यूज हो रहा है या ज्योग्राफी की चीजें यूज हो रही है यहाँ पे? ठीक है, दैट इज वाई मेंस की तैयारी होलिस्टिकली होती है, और इसलिए आपको कहते हैं ना 360 डिग्री अपनी अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। So in our country, the migration of rural people to town and city is increasing drastically. Okay? और इसकी वजह से क्या हुआ है कि दोनों रूरल और अर्बन एरिया में प्रॉब्लम हो गई है। जहां रूरल एरिया सफर कर रहा है, वहीं अर्बन एरिया भी अनमैनेजेबल हो गया है। क्या आप एनालाइज करके ये बता सकते हो कि ये सिर्फ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इमोशनल और एटीट्यूड की भी है? ठीक है, तो आपको अब इस सबको बताते हुए ये बताना है, यू हैव टू टेल व्हाई educated youth are trying to shift to urban area, landless poor people are migrating to urban area, and even farmers are selling off the land and trying to settle in urban area. और इसको रोकने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? ओके, तो हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमारे सामने है और हमें हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के रीजन बताने हैं, और हमारे रीजन क्या क्या होने चाहिए? सोशल और इकोनॉमिक भी होने चाहिए और इमोशनल एंड एटीट्यूडनल भी। तो माइग्रेशन के बेसिकली चारों प्रॉब्लम्स में रीजन पूछे गए हैं, सोशो इकोनॉमिक, इमोशनल एंड एटीट्यूड। अब पहली बात है कि एजुकेटेड यूथ आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू अर्बन एरिया। अब इसका क्या हो सकता है? सोशल इकोनॉमिक रीजन बताइए। सीधी सी बात है, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है कि अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, बेटर आपको सैलरी, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट। सोशल क्या हो सकता है? और हाँ, और क्या हो सकता है? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल ये है कि आपका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटी। अच्छा, ये तो हम सब बहुत इजीली कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द इमोशनल एंड एटीट्यूडनल फैक्टर? जो इमोशनल या फिर जो एटीट्यूडनल फैक्टर यहाँ पे है ना, वो ये है that being a youth, educated youth, you have some aspirations about your life. आपकी जिंदगी कैसे हो, आपके पास पैसा हो, अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छी लोकेलिटी हो आपके पास रहने के लिए, आप अपनी स्किल्स को और बेटर कर सकें। सो यू आर एक्चुअली ड्रिवन बाय योर ओन एस्पिरेशंस, सो यू हैव योर perceptions and aspirations. Then second क्या हो सकता है? Social media. You are influenced by the social media. Third, you are influenced by the globalization. मैकडी, डोमिनोज, वैसे तो हरियाणा में तो अब गांव में भी मिलने लग गए हैं भाई। We have that, अपने गांव में आता है हमारे ना स्विगी जोमेटो। तो यहाँ की बात अलग है, बट अब थोड़े और अलग एरियाज में चले जाइए तो वहां पे तो अभी भी स्विगी जोमेटो के लिए आपको दिल्ली में, आपको कहीं और सिटी में ही रहना पड़ेगा। सो देयर इज द सोशल मीडिया, देन योर एस्पिरेशन,
तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है द मैरिज मार्केट। हमारी लड़की गांव में शादी नहीं करेगी। यू आर एन एजुकेटेड यूथ, मैरिज मार्केट, यस दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एक मतलब प्रॉब्लम नहीं पर एक रीजन है। एक जो सर्वे हुआ था, आई थिंक एनएसएसओ का था शायद, मैं सर्वे का थोड़ा नाम भूल रही हूँ। उस सर्वे में कहा गया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों में जाके लड़के हैं वो रह ही इसलिए रहे हैं, स्पेसिफिकली हरियाणा जैसी जो मतलब जगह है यहाँ पे, कि लड़कियां कहती हैं कि हमें गांव के लड़कों से शादी नहीं करनी, हमें शहर के लड़कों से करनी है। सो इफ यू आर एजुकेटेड तो आपको शहर में रहना पड़ेगा, आप अगर गाँव में रह रहे हो तो दैट मीन यू आर बैकवर्ड। तो ये जो एक थिंकिंग है, इमोशनल एटीट्यूडल पूछा गया है यहाँ पे, रिमेंबर। एंड देन बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन यू आल्सो डोंट वांट टू स्टे इन द विलेज, क्योंकि वहां पे जो सोसाइटी है आपको लगता है that you are educated, so you are more advanced and the society is backward, and somewhere it holds certain merit also, to some extent it holds merit, it hold truth, तो उसको भी पूरी तरह डिनाई नहीं किया जा सकता। चलो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एजुकेटेड ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक तो है, व्हाइट कॉलर, बेटर सैलरी, मॉडर्न लाइफस्टाइल, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रूरल इकोनॉमी, बेसिकली दीज आर द पुल फैक्टर, दीज आर द पुश फैक्टर। इसके अलावा हमने बात कर ली, पीयर प्रेशर रहता है, सोशल मीडिया, एटीट्यूडनल एस्पिरेशन एंड द मैरिज मार्केट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है कि लैंडलेस लेबर पुअर मूविंग टू द अर्बन स्लम। अब बेसिकली बात है कि जो लैंडलेस गरीब मजदूर है उसको तो सबसे पहले उसके लिए उसका सर्वाइवल नेसेसरी है, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर है कि उसको सर्वाइवल चाहिए और सर्वाइवल के लिए उसको काम चाहिए, ठीक है। देन देयर माइट बी लूप होल्स इन दी मनरेगा स्कीम। देखो लैंडलेस है ये, तो उसको लूप होल है मनरेगा स्कीम में। थर्ड, एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी है, और एग्रीकल्चर जो है वो फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा चीजें क्या हैं? इसके अलावा सोशल क्या हो सकते हैं यहाँ पे फैक्टर? सोशल फैक्टर क्या हो सकते हैं? दे ऑल्सो एस्पायर फॉर ए बेटर एजुकेशन, अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर लिविंग, एट लीस्ट फॉर देयर किड्स, अ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर देयर किड। सो ये सोच के भी अर्बन स्लम्स में जाते हैं। फार्मर्स सेलिंग देयर लैंड and taking petty jobs, the first and foremost economic reason for that is कि जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, अभी भी वो हैंड टू माउथ है इंडिया में, वो एक कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं है। सो फार्मिंग इज एक्चुअली नॉन वायबल। सेकेंड, देन देयर इज डिस्ट्रेस ड्यू टू डेब्ट एंड क्रॉप फेलियर। ओके सॉरी, यहाँ पे हम इमोशनल और एटीट्यूड वाला पॉइंट डिस्कस करना रह गया था। सो इमोशनल और एटीट्यूडनल क्या है? दैट दीज पर्सन एक्चुअली फेस द सर्वाइवल एंजाइटी। जिस टाइम पे खेती नहीं हो रही है उस टाइम पे कैसे सर्वाइव किया जाए, ओके। सो ये एक चीज है। दूसरा, जनरली ये देखा गया है कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द लोअर कास्ट। अब लोअर कास्ट में अगर ये लोग हैं तो दैट मीन कि दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म इनके साथ हो रहा है, प्रैक्टिस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ हो रहा है। तो इन लोगों को शहर ऐसे लगते हैं कि वो इनको एक कहते हैं ना कि एक लाइट लगती है कि जहां इनके साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्लम्स के भी मोहल्ले बने हुए हैं, मतलब होता है ना स्लम्स के भी नाम रखे हुए हैं कि ये इस कास्ट का है रिलेटेड, ये उस कास्ट से रिलेटेड है। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। और अगर आप कुछ शहरों में जाएंगे तो आपको जो मतलब जगह है, जो पर्टिकुलर एरिया है, किसी का नाम शास्त्री नगर मिलेगा, किसी का नाम भीम नगर मिलेगा, और कोई और नाम से एरिया होंगे, और लोग जनरली नाम पढ़ के ही समझ जाते हैं कि यहाँ कौन है तो उन्हें क्या चीज प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी पे ये बहुत बड़ा एक अभी तक एक कहते हैं ना कि एक वॉल्ट, एक धब्बा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देन
दी होप फॉर अ बेटर फ्यूचर टू चिल्ड्रन, ये हमने डिस्कस कर लिए। तो इमोशनल कारण सर्वाइवल एंजाइटी है, कास्टिज्म या डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे वांटेड टू हैव टू फील दैट इक्वालिटी, दे वांटेड टू हैव दी इमोशनल स्टेबिलिटी। फार्मर्स फार्मिंग नॉन वायबल है। देन देयर इज डिस्ट्रेस सेल, आपको क्रॉप फेलियर हो गया या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया तो आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है। एक जो और कारण अभी देखने मिला है स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया के आसपास की जो गांव है उनमें, कि रियल स्टेट बूम करता है, लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो फार्मर ये सोचते हैं कि जमीन बेचते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा और उससे एक अच्छा घर या अच्छा कोई भी काम हम शुरू कर लेंगे शहर में, और इसलिए वो शहर में जाते हैं। ठीक है, नाउ feasible step to manage the problem. What do you think? What can be the feasible step? सबसे पहले तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, वैसे ये बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने करा भी होगा। एक इकोनॉमिक लेवल पे क्या किया जा सकता है, सोशल लेवल पे क्या किया जा सकता है, पॉलिटिकल, इस तरीके से सिंपल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल इसको नहीं ले रही हूँ क्योंकि माइग्रेशन टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, वही इसमें पॉइंट्स आने हैं। तो यानी कि एक तो आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करो, एग्रो प्रोसेसिंग, रूरल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करो, एग्रीकल्चर को वायबल बनाने के लिए बेटर इरिगेशन, एमएसपी और क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कौन सी स्कीम है? अच्छा, सोलर पंप के लिए कौन सी स्कीम है? चलो, अच्छा, पीएम कुसुम योजना किस चीज के लिए है? अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग स्ट्रेस में हैं, और अगर आप लोग स्ट्रेस में हैं तो यू नीड टू हैव अ गुड कॉफी एंड देन यू स्टार्ट योर स्टडीज अगेन, पूरा दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए। स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके लिए विश्वकर्मा योजना, किसके लिए थी विश्वकर्मा योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना बेसिकली हैंडीक्राफ्ट या जो पुराने मतलब जैसे लोहार, सुनार, हमारे ब्लैकस्मिथ ट्रेडिशनली जो काम करते आ रहे हैं, पोर्टर्स, उनको स्किल देने के लिए, उनकी स्किल्स को सर्टिफाई करने के लिए। ओके, इनकरेज स्टार्टअप इन रूरल एरियाज, ठीक है, छोटे छोटे रूरल एरिया में प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। अर्बनाइजेशन को बैलेंस करने की जरूरत है, और टायर 2 और टायर 3 को इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के साथ आप जोड़े, एंड देन अर्बन एरिया में इस जो ये अब आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो आपको एक प्लान्ड एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। हमारे जो अर्बन शहर है ना, वो बहुत डीक्लटर्ड लगते हैं, कुछ भी बस फैला पड़ा है, बस शहर एक्सपैंड कर रहा है। तो देयर इज अ नीड फॉर प्लानिंग एंड देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर सोशल एंड एटीट्यूडनल चेंज एंड डिग्निटी ऑफ एग्रीकल्चर को, यानी कि ये है कि एग्रीकल्चर करना, कोई खेती कर रहा है तो मतलब वो पुअर ही है, इसको रिस्टोर करने की जरूरत है। वैसे ये चीज शायद और कहीं स्टेट्स में मतलब होगी कि जो एग्रीकल्चर में है वो गरीब ही होगा, बट फॉर्चुनेटली जिन एरियाज में हम लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे मतलब जिसके पास जितने ज्यादा कहते हैं ना किले हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको आई डोंट थिंक कि पोवर्टी से कंपेयर किया जाता है इन एरियाज में। बट किसान सिर्फ यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो ठीक है, थोड़ा सा है, लैंड है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री भी है, पानी भी है, तो बाकी जगहों पे बहुत बुरा हाल है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। सो कैंपेन टू रिस्टोर डिग्निटी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर केस स्टडीज फॉर द ईयर 2014। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। आई होप ये आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन करेगी। और इसके साथ ही मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडीज की क्लास में, जो 2013 के लिए रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।